नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी एडु क्लासेस में। और आज हमारी यह हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है और आज हम हिंदी व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और यहाँ देखते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या है और उसके आधार कौन कौन से हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण, हिंदी क्या है, तो हिंदी जो है वह एक भाषा है। और अगर हम कहें कि हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है, तो यहाँ हम कहेंगे कि हिंदी जो है वह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। और इसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जो हिंदी राजभाषा है, तो राजभाषा हिंदी को क्यों कहा जाता है, तो जो हमारे राजकाज अर्थात हमारे कामों में हमारे द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग हम अपने क्रियाकलापों के माध्यम से करते हैं उसी को राजभाषा कहा जाता है। यहाँ तो हो गई बात हिंदी की। अब आगे देखते हैं हम व्याकरण के विषय में। यहाँ देखते हैं कि व्याकरण एवं इसका आधार। तो व्याकरण को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भाषा को मानक स्तर पर ले जाने, किसी भाषा मतलब किसी एक भाषा को हम किसी मानक स्तर पर ले जाते हैं एवं उसकी प्रगतिशीलता मतलब उसमें कोई भी क्लिष्टता न आने देते हैं और तो और उसकी प्रगतिशीलता को बनाए रखने के लिए बनाए गए नियम एवं सिद्धांतों का, अर्थात जो भाषा की प्रगतिशीलता को बनाए रखने के लिए जो नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं उनका सर्वमान्य समूह ही व्याकरण कहलाता है। सीधे अर्थों में अगर हम कहें एक छोटे से पंक्ति के रूप में, तो भाषा का शुद्ध प्रयोग ही व्याकरण कहलाता है। अर्थात अगर हम भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करते हैं तो वही हमारे लिए व्याकरण है। क्यों है भाई? क्योंकि व्याकरण के अंतर्गत ही हमारे भाषा संबंधी अनेकों तथ्य आते हैं, जैसे विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि इत्यादि इत्यादि। आगे देखते हैं व्याकरण के आधार। व्याकरण के आधार अगर हम कहें तो जो हमारा व्याकरण है इन तीन तथ्यों पर टिका हुआ है, अर्थात इन तीन तथ्यों के माध्यम से ही व्याकरण बना है। यहाँ देखते हैं, पहला है वर्ण विचार। पहला कौन सा तथ्य है? पहला तथ्य है वर्ण विचार। दूसरा तथ्य है शब्द विचार और वहीं तीसरा है वाक्य विचार। अर्थात वर्ण, शब्द और वाक्य ही व्याकरण के आधार होते हैं। इन्हीं पर व्याकरण टिका हुआ है, अर्थात इन्हीं तीनों के माध्यम से व्याकरण बना है। आगे देखते हैं वर्ण विचार को। सबसे पहले हम जो नंबर पे है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखते हैं पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार को हम देखते हैं, वर्णों की रूप रचना। यहाँ कहा जा रहा है वर्णों की रूप रचना, संगठन तथा प्रयोग के अध्ययन की शाखा ही, जो उसकी शाखा है वही वर्ण विचार कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वही वर्ण विचार कहलाती है। इसके अंतर्गत हम पूरे वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, अर्थात वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम पूरे वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि वर्णों का रूप क्या है। जैसे यहाँ जो क है, जो स्वर के साथ क है उसको हम कहते हैं अक्षर, और वहीं जब स्वर रहित एक वर्ण होता है या हम कहें कि एक ध्वनि होती है उसको कहा जाता है वर्ण। अर्थात जब स्वर साथ होगा तो वह क्या है? वो हो जाएगा हमारा अक्षर। और वही जब स्वर नहीं होगा, अर्थात स्वर साथ नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा वर्ण। अब हमें यह अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को कि
अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। अक्षर जो है वह स्वर सहित होता है, अर्थात स्वर के साथ जो हो ध्वनि वह अक्षर कहलाती है, और जो स्वर के रहित हो अर्थात स्वर के बिना हो वह वर्ण कहलाती है। अब यहाँ आगे हम देखते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला की अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, अर्थात वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ एक बार फिर हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण विचार किसे कहा जाता है, तो वर्णों के रूप, रचना, संगठन तथा प्रयोग के अध्ययन की शाखा ही वर्ण विचार कहलाती है। अर्थात वर्णों की जो रूप रचना का संगठन होता है तथा प्रयोग के अध्ययन की जो शाखा होती है वही वर्ण विचार कहलाती है, और इसके अंतर्गत हम पूरे वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो भाई वर्णों का व्यवस्थित जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ आगे हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहा जाता है और जो वर्ण होते हैं उसके भेद कौन कौन से होते हैं। यहाँ हमने देखा वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला होता है, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण होता क्या है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। अर्थात जो वर्ण होता है उसका खंडन हम नहीं कर सकते। हम क्या कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से हम उसका खंडन नहीं कर सकते हैं, और यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो वर्ण कहते हैं हम। प्रश्न कभी कभी प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वो भी वर्ण कही जाएगी। लेकिन यहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो अगर मौखिक इकाई अगर पूछे आपसे तो वहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, वहाँ का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ध्वनि। अर्थात भाषा की जो मौखिक इकाई होती है वह होती है ध्वनि, और अगर हम कहें लिखित कौन सी इकाई है तो वह होती है वर्ण, या फिर कहें सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और हम आगे देखते हैं कि वर्ण के भेद, अर्थात वर्ण के जो भेद होते हैं वह कितने भागों में होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो वर्ण के भेद हैं वह दो भेद हैं। यहाँ वर्ण के जो भेद हैं वह दो भेद हैं, और पहला जो भेद है वह है स्वर वर्ण, अर्थात पहले का नाम है स्वर और दूसरे का नाम है व्यंजन। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि स्वर वर्ण क्या है, तो जो स्वर वर्ण है इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है, तो जो स्वयं उच्चरित हो, जिसका उच्चारण स्वयं हो, बिना किसी की सहायता से जो ध्वनि उच्चरित होती है उसको स्वर कहा जाता है। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, और अगर हम पूछे कुल स्वरों की संख्या तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं 13। अब यहाँ प्रश्न आता है, अगर हम कहें कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 तो कुल स्वरों की संख्या 13 क्यों हुई, तो भाई जो दो इसमें जोड़ा जा रहा है वह है आयोगवा, और जो आयोगवा है वह न तो पूरी तरह स्वर ही है और न ही पूरी तरह व्यंजन ही है। इसीलिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 कही जाती है। यहाँ आगे देखते हैं हम स्वर में जो 11 स्वर हैं वह कौन कौन से हैं, तो वह हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे स्वर वर्ण हैं और इनको ही स्वतंत्र ध्वनि कहा जाता है। अगला देखते हैं हम व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? तो जिन वर्णों का या जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के माध्यम से या स्वर के साथ होता है उन्हें व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और यह व्यंजन कौन कौन से हैं? तो भाई व्यंजन के जो भेद हम करेंगे तो वह स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है और संयुक्ताक्षर है, द्विगुण व्यंजन है। ये सारे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखते हैं, स्वर वर्ण को मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं। जो स्वर वर्ण है उसको अभी आगे हमने देखा, वर्ण के भेद कितने हैं? तो दो हैं। और यहाँ स्वर के जो भेद हैं या हम कहें कि स्वर वर्ण को भी हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पे अगर हम कहेंगे तो यहाँ स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ जहाँ एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं या कहते हैं। जहाँ दो मात्राओं का प्रयोग होता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उच्चारण में उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और वहीं जब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या तीन मात्राओं का समय लगता है तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। मुख्यतः यहाँ दो भागों में जो बांटा गया है उनमें ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर भी कहा जाता है और वहीं ह्रस्व स्वर को भी लघु स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर के और भी अन्य कई नाम हैं, उनको हम देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, सजाती स्वर कहा जाता है और एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। अब हम यहाँ ये कहें कि इन तीनों चारों की संख्या क्या होगी, अर्थात ह्रस्व स्वर की कौन सी संख्या कितनी है, लघु स्वर की कितनी संख्या, मूल स्वर, सजाती और एक मात्रिक। तो इन सभी स्वरों की कितनी संख्या है? तो इन सभी स्वरों की संख्या है 4। और वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं अ, ई, उ और री। यहाँ आगे हम देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो जो दीर्घ स्वर है उसको ही गुरु स्वर कहा जाता है, उसे ही विजाती स्वर कहा जाता है, उसे ही द्विमात्रिक कहा जाता है। और उसकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 7। अब ये 7 कौन कौन से हैं? तो उनकी जो संख्या 7 हैं वे हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अब यहाँ आगे हम देखते हैं कि जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर हैं उनमें संख्या तो हमने देख लिया। अब उसके बारे में थोड़ा सा अलग से चर्चा करते हैं या फिर आगे के स्वरों के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक, यहाँ हमने देखा कि ह्रस्व स्वर जो हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 4 है। और वहीं दीर्घ स्वर हैं और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो 7 है। और अगर हम कहें कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल स्वरों की संख्या है 11। ठीक है। अब यहाँ हम कहें कि कुल स्वरों की संख्या, अरे हिंदी में स्वरों की संख्या तो 11 है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल स्वरों की संख्या है 13। लेकिन उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 क्यों कही जा रही है? यहाँ आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो जाती। अब भाई 10 क्यों होती है? क्योंकि री का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता, अर्थात री का उच्चारण स्थान जो है वह स्पष्ट न होने के कारण इनको उच्चारण के आधार पर स्वरों में गिनती नहीं की जाती है। अब यहाँ हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ अगर हम कहते हैं री, तो री से ऋषि का भी बोध होता है और री से रीति का भी बोध होता है। इसी के कारण यहाँ उच्चारण स्पष्ट न होने के कारण ही उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। आगे देखते हैं हम, जो हमने देखा कि कुल स्वरों की संख्या जो 13 है उनमें 11 के बारे में तो हमने जाना। अब आगे 2 के बारे में हम जानते हैं, और वो आगे जो 2 हैं वह कौन कौन से हैं? तो वो हैं अंग और अह। यहाँ देखते हैं अंग और अह क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है। ये न तो पूरी तरह स्वर है और न ही पूरी तरह व्यंजन, अर्थात अंग और अह जो है न ही स्वर है और न ही व्यंजन है।
इसलिए पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने, हिंदी विद्वान पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा है? तो इन्हें आयोगवाह कहा है। यहाँ अंग और अह को पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने आयोगवाह कहा है। और हिंदी स्वर में ही एक ध्वनि आती है अ। किसे बोलते हैं? तो इन्हें आगत स्वर भी कहा जाता है। आगत स्वर क्यों कहा जाता है? जो बाहर से आए हुए जो ध्वनि होती हैं उनको ही आगत ध्वनि या आगत स्वर कहा जाता है। यहाँ हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा का स्वर इसे कहा जाता है, इसीलिए इसे विदेशी स्वर या मेहमान स्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो आ है यह अंग्रेजी भाषा का स्वर है और इसीलिए इसे विदेशी स्वर या मेहमान स्वर भी कहा जाता है। अब जैसे कहेंगे टॉफ़ी, कॉलेज, डॉक्टर, शॉप। यहाँ एक प्रश्न है, हिंदी में जो स्वर हैं वह कितने हैं? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के आधार पे 10 और कुल जो स्वर हैं अगर हम बात करें कुल स्वरों की संख्या तो कुल स्वरों की संख्या है 13। मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 7 हैं। आज की हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए तथ्य के साथ और बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण संयोजन के साथ। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसके विषय में हमसे ज़रूर साझा करें और कोई भी अगर समस्या हो इन तथ्यों के माध्यम से या फिर इन तथ्यों से ये कोई भी अगर आपको प्रश्न समझ में न आ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।